हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानववाद। ये बिहार यूनिवर्सिटी के होने वाले 2020 के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रयोजनवाद पूछा था, इस बार मानववाद आने का पूरा चांस है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है। मानववाद इंग्लिश भाषा के ह्यूमनिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के ह्यूमो शब्द से हुआ है। मतलब मानववाद इंग्लिश भाषा के ह्यूमनिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो ह्यूमैनिज्म शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के ह्यूमो शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मानव। अर्थात मानववाद एक ऐसी दर्शन या विचारधारा है जिसके मूल में मानव है। मूल कहने का मतलब उसके केंद्र में मानव है, यानी जिसमें मानव को केंद्र में रखकर उसके स्वतंत्रता, अस्मिता, प्रतिष्ठा आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव को केंद्र में रखकर, मतलब मानववाद एक ऐसा दर्शन है जिसमें मानव को केंद्र में रखकर उसकी स्वतंत्रता, अस्मिता कहने का मतलब पहचान होता है, और प्रतिष्ठा आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका मानना है कि किसी भी प्राणी के प्रत्येक चिंतन का केंद्र बिंदु मानव ही है। मतलब इसका कहने का मतलब मानववाद का मानना है कि कोई भी प्राणी का प्रत्येक चिंतन का, मतलब कोई चीज़ सोचने का, किसी के बारे में हम लोग सोचते हैं तो उसका चिंतन का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। क्योंकि यह वर्तमान के साथ साथ भूतकाल एवं भविष्य के विषय पर भी विचार करता है, क्योंकि मानव ही है जो अभी आप देखिएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है आपको अभी पता चल जाएगा, भूत में क्या हुआ है उसको भी अभी हम पता कर सकते हैं। किसके? वो मानव ही पता कर सकता है। इसीलिए जितना भी चिंतन का, कोई भी चिंतन का जो बिंदु है, उसका केंद्र बिंदु कौन है? मानव है। वास्तव में मानववाद किसी भी प्रकार से अति मानववाद का विरोध करता है। मतलब मानववाद जो दर्शन है, ये अति मानव कहने का मतलब किसी को महापुरुष का दर्जा नहीं देता है। मतलब सब एक समान है। अति मानव का विरोध करता है। यह किसी व्यक्ति के अन्य लोगों से श्रेष्ठ नहीं मानता। मतलब कोई व्यक्ति सब एक समान है, यानी यह किसी को महापुरुष की संज्ञा देने का विरोध करता है। मतलब किसी व्यक्ति को यह महापुरुष करने की विरोध करता है। मानववाद में कहा गया है कि व्यक्ति मानव समूह का ही अंश है। मतलब मानववाद में कहा गया है कि व्यक्ति मानव समूह का ही अंश है, इसीलिए व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब मानववाद में कहा गया है कि व्यक्ति को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, संपूर्ण मानव कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में मानव के 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। मतलब हमारे शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ है, उसमें है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी चर्चा की है, यही चर्चा की गई है। ये मानववाद इन्हीं पुरुषार्थों की सार्थकता प्रदान करती है। मतलब जो इन्हीं पुरुषार्थों की सार्थकता प्रदान करती है। मतलब जो 4 हमारा पुरुषार्थ है जो हमारे शास्त्र में है, तो मानववाद इसी की वास्तविक सार्थकता का मतलब होता है वास्तविकता को प्रदान करती है। यानी हम कह सकते हैं कि मानववाद का मूल आधार मानव ही है। मतलब मानववाद का मूल आधार कौन है? मानव है। रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मानववादी थे। ये प्रेम, सहयोग, भाईचारा का आधार पर तथा वसुधैव कुटुम्बकम के विश्वास कर पूरे विश्व के मानव के कल्याण की बात करते हैं। हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो ये कहते हैं कि प्रेम, सहयोग, भाईचारा के आधार पर तथा वसुधैव कुटुम्बकम के में विश्वास कर पूरे विश्व के मानव के कल्याण की बात करते हैं। मानववाद के समर्थक, मतलब मानववाद के कौन कौन समर्थन करते हैं, आइए विश्व स्तर पर देखते हैं कौन है। मानववाद के समर्थक विश्व स्तर पर वर्जियो, न्यूमैन, मैस्लो, एच.बी. गुड्स आदि दार्शनिक है। तो वही मानववाद के समर्थक भारत में राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष इत्यादि दार्शनिक में मानववादी चिंतन देखा जाता है। मतलब विश्व स्तर पर वर्जियो है, न्यूमैन है, मैस्लो है, एच.बी. गुड्स आदि दार्शनिक है। तो वही भारत में है राजा राम मोहन राय है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, गोपाल कृष्ण गोखले है, अरविंद घोष है आदि दार्शनिक में मानववादी चिंतन देखा जा सकता है। आइए अब देखते हैं मानववाद का अर्थ एवं परिभाषा, कि मानववाद का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। मानववाद का अर्थ होता है कि जिसमें मानव कल्याण पर बल दिया जाए। मतलब सिंपल अर्थ समझिए, मानववाद क्या है कि जिससे मानव का विकास हो सके, उसके कल्याण पर बल दिया जाता है, जिसमें मानव में मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों का मतलब होता है कि वैसा मूल्य जिसमें कोई भी व्यक्ति में उसका असर है। जैसे हम लोग में दया होता है, प्रेम होता है, दानशीलता होता है, अहिंसा होता है, मानवता होता है। ये सब किसी व्यक्ति में जाता है तो उसमें उस चीज़ को छाप छूट जाता है। हम किसी को हम
दया कर दी, किसी को हम माफ़ कर दिए, तो उसको हम व्यक्ति हमें याद रखता है। इसीलिए बोला जाता है कि मानववाद मानव के मानवीय मूल्यों का विकास करती है। हम जानते हैं कि मानववाद ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव अपने मानवीय मूल्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, यानी संसार की समस्त समस्त प्रगति का केंद्र बिंदु मनुष्य है। मतलब मानववाद अपने मानवीय मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी संसार की समस्त प्रगति का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। मानववाद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में भौतिक प्रगति के साथ साथ उसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति भी करती है। मतलब मानववाद कोई भी मनुष्य के सर्वांगीण विकास में भौतिक प्रगति मतलब उसका फिजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ उसका नैतिक मोरल एवं आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति भी करती है। विभिन्न दार्शनिक एवं विद्वानों ने अपने चिंतन के आधार पर मानववाद की निम्नलिखित परिभाषा दी है, जो निम्न है। आइए देखते हैं कौन कौन मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है जो परिभाषा दी है। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं मानववाद प्रकाश की वह नदी है जो सीमित से असीमित की ओर ले जाती है। मतलब मानववाद ऐसा मतलब नदी है प्रकाश की जो जो सीमित से असीमित मतलब नैरो से ब्रॉड की ओर ले जाती है। मतलब छोटा किसी का सोच होता है उसको बहुत बड़ा मतलब वो मतलब संपूर्ण की ओर ले जाते हैं। मतलब सीमित से असीमित की ओर ले जाते हैं, नैरो से ब्रॉड की ओर। आइए दूसरा देखते हैं एम एन राय के अनुसार। एम एन राय के अनुसार क्या डिफिनीशन है? मानववाद के कारण ही ऐसे समाज का निर्माण संभव हो गया है जो तर्क एवं नैतिक पर आधारित है, क्योंकि मानव तर्कशील विवेकी एवं नैतिक प्राणी है। मतलब एम एन राय कहते हैं कि मानववाद के कारण ही समाज में ऐसे समाज का निर्माण हो सका है जो तर्क एवं नैतिक पर आधारित हो। तीसरा है डिफिनीशन जिरब्रान के अनुसार। जिनब्रान क्या कहते हैं? मानव जीवन प्रकाश की वह सरिता है जो प्रयासों को जल प्रदान कर उनके जीवन में व्याप्त अंधकार को दूर करती है। मतलब मानववाद क्या बोलते हैं कि मानव जीवन की वो प्रकाश है। मतलब मानव के बारे में बोले मानव जीवन की वो प्रकाश है जो प्यासे को जल प्रदान कर, व्याप्त मतलब बहुत अधिक होता है, जो प्यासे को जल प्रदान कर उसकी अंधकार को दूर करते हैं। आइए चौथा डिफिनीशन है अरविंद घोष के अनुसार। अरविंद घोष क्या कहते हैं? मानव जीवन का लक्ष्य स्वयं नहीं बल्कि संपूर्ण का भाव है। मतलब मानव जीवन का लक्ष्य करने का मतलब लक्ष्य स्वयं मतलब अपने बारे में नहीं है, बल्कि संपूर्ण का मतलब हुआ सभी के बारे में उसका लक्ष्य है, सभी का विकास हो। ये अरविंद घोष का डिफिनीशन है। आइए आप देखते हैं मानववाद के प्रकार या रूप। मानववाद के तीन रूप या प्रकार होते हैं। पहला है भौतिक मानववाद, दूसरा है आध्यात्मिक मानववाद, तीसरा है एकांतम मानववाद। मतलब इसको रूप या प्रकार बोलिए, जिसका तीन है भौतिक मानववाद, आध्यात्मिक मानववाद और तीसरा क्या है? एकांतम मानववाद। आइए देखते हैं भौतिक मानववाद क्या होता है। भौतिक मानववाद में मानव जीवन के संपूर्ण का अध्ययन न करके एक पक्ष विशेष का अध्ययन किया जाता है। मानव का बहुत पक्ष होता है, शारीरिक पक्ष होता है, आर्थिक पक्ष होता है, सांस्कृतिक पक्ष होता है, उसमें सिर्फ विशेषकर एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। कार्ल मार्क्स का कथन भी है मानव जाति की समस्त गतिविधियों का कारण केवल आर्थिक शक्ति है। मतलब उनका कहना ही सही है कि हम जितने भी एक्टिविटी करते हैं उसमें आर्थिक, मेरे पास पैसा रहेगा तब हम कहूँ घूमने जाएंगे, नहीं पैसा रहेगा तो नहीं जाएंगे। जितना भी एक्टिविटी है वो आर्थिक शक्ति ही है, आर्थिक शक्ति से ही संपन्न होता है। आर्थिक मेरे पास पैसा रहेगा तब हम कहूँ पे घूम पाएंगे, चाहे कोई एक्टिविटी कर पाएंगे, बिना पैसा को नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक मानववाद। आध्यात्मिक मानववाद में मानव जीवन के संपूर्ण पक्ष का अध्ययन किया जाता है। मतलब आध्यात्मिक मानववाद में मनुष्य के जितने भी पक्ष होते हैं उसका संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मानववादी थे। तीसरा है एकांतम मानववाद। एकांतम मानववाद के अनुसार चिंतन की शुरुआत व्यक्ति से ही होनी चाहिए। मतलब एकांतन मानववाद का कहना है कि चिंतन का शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? व्यक्ति से ही होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है और विभिन्न समाजों के धर्म, संस्कृति, इतिहास आदि को जोड़कर एक सबल राष्ट्र बनता है। मतलब उनका कहना था कि व्यक्ति से समूह बनता है, समूह से समाज बनता है और विभिन्न समाज मिलकर क्या बनाता है? एक सबल राष्ट्र बनता है। जैसे हम लोग बायोलॉजी में जानते हैं कि कोशिका से बहुत सारे कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, फिर उत्तक से फिर किसका होता है? फिर अंग का निर्माण होता है, फिर अंग से क्या होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्ति से समूह समाज का निर्माण होता है और समाज से फिर किसका निर्माण होता है? राष्ट्र का निर्माण होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकांतम मानववाद का प्रतिपादन किया था। पूछा जाएगा कि एकांतम मानववाद का प्रतिपादन किसने किया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब देखते हैं मानववाद का सिद्धांत क्या है। मानववादी ने मानव को अपने चिंतन के केंद्र बिंदु माना है, अर्थात मानव ही मानव जाति का मूल है तथा मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। मतलब उनका पहला
सिद्धांत है मानववाद का कि मानववादी ने मानव को अपने चिंतन का केंद्र बिंदु माना है, अर्थात मानव ही मानव जाति का मूल है तथा मानव ही प्रत्येक वस्तु की मापदंड है। दूसरा उनका सिद्धांत है मानववादी विश्व बंधुत्व के आदर्श पर बल देते हैं। उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। मतलब उनके सिद्धांत में कहा गया है कि मानववादी विश्व बंधुत्व के आदर्श पर बल देते हैं, मतलब पूरा जितना भी विश्व के मनुष्य है, मानव है, वो सब एक साथ रहे, और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। तीसरा है मानववाद स्वहित से अधिक परहित को महत्व देता है। मतलब स्वहित का मतलब कि अपने बारे से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। वही बोला जाएगा कि स्वहित से अधिक परहित पर महत्व दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि वह मनुष्य पशु के समान है जो केवल स्वहित के बारे में, मतलब मानववाद में कहा गया है जो मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह पशु के समान है। चौथा है सिद्धांत मानववादी इस बात पर विशेष बल दिए हैं कि मानव को अपने अंदर की बुराई को दूर कर अपने अंदर मानवीय गुण या मूल्य जैसे दया, प्रेम, मानवता, दानशीलता, हिंसा आदि का विकास करना चाहिए। मतलब उनका चौथा जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि मानव को अपने अंदर की बुराई को दूर कर अपने अंदर मानवीय मूल्य, मतलब मानवीय मूल्य का मतलब कहते हैं कि ऐसा मूल्य का आप निर्माण कीजिए जो किसी दूसरे व्यक्ति पर उसका छाप रहे, जैसे दानशीलता हुआ, मानवीय मूल्य हुआ, दया हुआ, प्रेम हुआ, अहिंसा आदि है, ये सब मानवीय मूल्य है। पांचवा है मानववादी के अनुसार इस संसार का कोई नियामक सत्ता नहीं है। मतलब उनका कहना था कि इस संसार का कोई नियामक सत्ता नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है, ये मानववादी के अनुसार यह सोच है। आइए अब देखते हैं मानववादी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मानववादी केवल स्कूली शिक्षा को शिक्षा नहीं मानते, मतलब वो सिर्फ स्कूली शिक्षा को कहते हैं तो वो शिक्षा नहीं है, बल्कि मनुष्य को परिवार, समाज आदि से किसी भी स्थान पर और किसी समय जो अनुभव प्राप्त होता है उसे शिक्षा मानते हैं। मतलब मनुष्य को कोई भी स्थान पर शिक्षा मिले, वो परिवार से मिले या समाज से मिले, किसी भी समय मिले, वह जो अनुभव उसको मिले उसी को शिक्षा मानते हैं। मानववादी के व्यापक दृष्टि में शिक्षा एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो मनुष्य को वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य को भी सुंदर और प्रगतिशील बनाती है। उनका कहना था विशेष अर्थ में कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य कोई विशेष अपने वर्तमान के बारे में जान सकता है, भूत के बारे में जान सकता है, भविष्य के बारे में जान सकता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए वे शिक्षा को सृजनात्मक प्रक्रिया बताए हुए हैं। तीसरा है मानववादी के अनुसार शिक्षा, उसके बाद है नेक्स्ट अथी मानववादी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। मानववादियों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना। मतलब उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से क्या करना? शिक्षा के माध्यम से एक मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना, शिक्षा के माध्यम से बनाना है। यह तभी संभव है जब वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो, बौद्धिक दृष्टि से उन्नत हो तथा उन्नत या परिपक्व हो और उसमें मानवीय मूल्यों का विकास हो। मतलब यह तभी संभव है। कोई व्यक्ति, अब कोई मतलब बीमार व्यक्ति होगा, उसको हम कहाँ से अच्छा से शिक्षा दे पाएंगे? कोई व्यक्ति का आईक्यू बहुत कम होगा और डल प्रवृत्ति होगा, उसको भी हम पढ़ा नहीं पाएंगे। और उसमें और कोई व्यक्ति में मानवीय मूल्य का विकास नहीं होगा, गुंडा टाइप का होगा, तो उसको भी हम कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए उनका कहना है कि ये तीनों गुण होना चाहिए, तभी हम किसी व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बना सकते हैं। क्या कौन कौन गुण होना चाहिए? व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, बौद्धिक दृष्टि क्या होना चाहिए? उन्नत या परिपक्व होना चाहिए, और उसमें मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। क्या वो शिक्षा के उद्देश्य? आइए देखते हैं। मानववादी के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है शारीरिक एवं बौद्धिक विकास। मतलब मानव को क्या करना है? शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करना है। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। फिर मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। तीसरा पॉइंट है उच्च मानवीय मूल्यों का विकास। उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करना है, जो जैसे दया हुआ, करुणा हुआ, दानशीलता हुआ, ये मानवीय मूल्य को विकास करेंगे तो क्या होगा? वो मानव किसी दूसरे मानव का सहयोग करेगा। चौथा है सृजनात्मक शक्ति का विकास। सृजनात्मक शक्ति का मतलब विकास करने का मतलब हुआ कि उसमें हम क्रिएटिव माइंड जब विकसित कर देंगे तो वो कुछ अलग सोचेगा, समाज के बारे में या किसी मानव के बारे में अच्छा करने के बारे में सोचेगा। पांचवा पॉइंट है उत्पादन क्षमता का विकास। उत्पादन क्षमता का विकास करने का यहाँ पर मतलब हुआ कि वो कैसे कोई चीज़ का उत्पादन करेगा, ये शिक्षा का उद्देश्य है। किसमें? मानववाद में। अब देखते हैं मानववाद के अनुसार पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। मानववादी के अनुसार पाठ्यक्रम में ऐसी विषय होने चाहिए जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो जाए। मतलब उनका कहना था कि हम पाठ्यक्रम में ऐसा विषय डालें जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ये क्या है? बालक के तर्कशक्ति के विकास के लिए तर्क प्रधान विषय, मतलब तर्कशक्ति विकास के लिए तर्क प्रधान विषय कौन हो गया? मैथमेटिक्स हो गया, फिर रीजनिंग टाइप का जो सब्जेक्ट हुआ, और क्रिया में हो गया जो जिससे वैसा
जैसे लूडो हो गया, शतरंज हुआ, चेस हुआ, इससे क्या होता है, एक क्रिया हो गया जिससे तर्क शक्ति का विकास होगा। आगे है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता के विकास के लिए विभिन्न भाषा, साहित्य, इतिहास, कला एवं मानवीय विषय, मानवीय मतलब ह्यूमनिटी सब्जेक्ट, किसके विकास के लिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए। फिर आगे है उच्च मानवीय मूल्य को विकास के लिए समाज सेवा, मतलब मानव में उच्च मानवीय मूल्य को विकास हुए, इसलिए पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, समाज सेवा का भावना होना चाहिए। फिर आगे क्या है, उत्पादन क्षमता के विकास के लिए कला कौशल, मतलब कोई चीज़ का हम उत्पादन कैसे करेंगे, उसमें स्किल का विकसित करना, ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और फिर है विज्ञान एवं तकनीकी और सृजनात्मक के विकास के लिए पाठ्यक्रम में सृजनात्मक क्रियाओं का स्थान देना चाहिए, मतलब कोई एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी हो जिससे विज्ञान का, उसमें बच्चा में कैसे कोई क्रिएटिव माइंड विकसित हो, भाषण हुआ है, मतलब ये सब मतलब अंतराक्षी होता है, ये सब सृजनात्मक क्रिया होता है। तो ये सब स्थान किस में होना चाहिए, पाठ्यक्रम में होना चाहिए। किसके अनुसार, मानववाद के अनुसार। आप देखते हैं मानववादी के अनुसार शिक्षण विधि, मतलब शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं। मानववादी के अनुसार निम्न प्रकार की शिक्षण विधि होना चाहिए। शिक्षण विधि का चयन छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के आधार पर होना चाहिए, मतलब ऐसा, मतलब शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए जिससे छात्रों को क्या होना चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। दूसरा है छात्रों को सीखने के स्वतंत्र अवसर देना चाहिए, मतलब ऐसा विधि का प्रयोग करना चाहिए जिसमें छात्रों को सीखने का स्वतंत्र अवसर हो। तीसरा है सीखने सिखाने की क्रिया में छात्र की सक्रिय भूमिका हो, मतलब ऐसा शिक्षण विधि होना चाहिए जिसमें सीखने सिखाने की क्रिया में छात्र की सक्रिय भूमिका, मतलब ये कहना चाहता है कि शिक्षा प्रणाली कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। चौथा है वह कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाए उसका संबंध उसके दैनिक जीवन से होना चाहिए, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि उसे जो चीज़ हम पढ़ाएंगे उसका संबंध उसके दैनिक जीवन से हो। जैसे हमको ट्रेंगल पढ़ाना है, त्रिभुज पढ़ाना है, तो उसका दैनिक जीवन से एग्जाम्पल देने के लिए हमको क्या बताना होगा, समोसा का एग्जाम्पल देना होगा। अब हमको हमको अब कोन पढ़ाना है, शंकु पढ़ाना है, तो उसको हमको आइसक्रीम से एग्जाम्पल जोड़ के पढ़ाना होगा, ऐसे उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना होगा। पाँचवा है पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था हो, मतलब जो पिछड़े छात्र है, जो कम बुद्धि के हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था हो। अब देखते हैं मानववाद के अनुसार अनुशासन, मतलब अनुशासन कैसा होना चाहिए। मानववादी आत्म अनुशासन के समर्थक है, मतलब मानववादी आत्म अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन के समर्थक है, मतलब अपना से वो अनुशासन होना चाहिए। उनकी दृष्टि से सच्चे अनुशासन की स्थापना न तो निर्देशों से की जा सकती है और न ही पुरस्कारों एवं दंडों से, मतलब उनके अनुसार है कि अनुशासन की स्थापना न तो निर्देश से, मतलब किसी को मार के पीट के उससे भी नहीं हो सकती है, ऑर्डर देके, और न ही उसको हम पुरस्कार और दंड दे के भी कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में सच्चे अनुशासन की स्थापना अनुशासन द्वारा ही किया जाता है, मतलब हम किसी को देख के मतलब अनुशासन का पालन सीख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किया उसको देखकर हम के अनुकरण द्वारा कर सकता है, तो वही कहें कि सच्चे अनुशासन की स्थापना अनुशासन द्वारा ही किया जा सकता है। मानववादी के अनुसार शिक्षक मानववादी के दृष्टि में शिक्षक को पढ़ाए सिखाए जाने वाले विषयों के साथ साथ अपने विद्यार्थियों के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, मतलब उनका कहना था शिक्षक को अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ उनके विद्यार्थी का भी ज्ञान होना चाहिए कि उसका विद्यार्थी कैसा है, क्या कर रहा है, उनको पढ़ाने के बाद एक्टिविटी क्या है, उनके बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। और बताया शिक्षक परिवर्तनशील और प्रगति होने की चाहिए और समाज में उसका विश्वास होना चाहिए, मतलब शिक्षक क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। मान लीजिए कि अब 4 साल पहले वो टीचर कुछ अलग पढ़ा हुआ है, वर्तमान मांग कुछ अलग है उसको पढ़ाने का, तो उसको परिवर्तनशील होगा तभी वो शिक्षक अच्छा से उसको पढ़ा सकता है। इसीलिए बोला गया है कि शिक्षक क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील और प्रगतिशील होना चाहिए और समाज में उसका विश्वास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, समाज में उसका विश्वास होना चाहिए। अब देखते हैं मानववादी के अनुसार बालक या विद्यार्थी। मानववादी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का आदर करते हैं, माने मानववादी जितने भी समर्थक है वे शिक्षक या विद्यार्थी या शिक्षार्थी का क्या करते हैं, व्यक्तित्व का आदर करते हैं। वे उन्हें शिक्षकों के अंधा भक्त बनाने के पक्ष में नहीं है। अंधा भक्त के मतलब हो गया कि वो टीचर के सपोर्टर नहीं है, कि अब टीचर कोई गलती भी बोल रहा है तो उसको अब हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, एकदम जो सही है उसको सपोर्ट किए, जो गलत है उसको उसको बोलिए कि सर ये गलत है, मतलब वही बोलना चाहते हैं। उन्हें शिक्षकों के अंधा भक्त बनाने के पक्ष में नहीं है, वे उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। मतलब बालक को क्या करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचने एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। अब आइए देखते हैं मानववादी के अनुसार विद्यालय। मानववादी के अनुसार विद्यालय को मानव निर्माण का प्रयोगशाला बनाएगा, मतलब उनका कहना है कि विद्यालय में ही मानव निर्माण का निर्माण होता है।
उनके अनुसार विद्यालय में सबको एक दूसरे के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए और सबको एक दूसरे की सुख सुविधा में सहयोग करना चाहिए और सबको सुख सुविधा में सहयोग करना चाहिए। आइए इसका मानववाद का मूल्यांकन देखते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है इसमें दो चीज़ आएगा, एक गुण भी आएगा एक दोष भी आएगा। आइए मूल्यांकन करते हैं इसका क्या होता है, इवेल्यूशन करते हैं। पहले मानववाद के गुण देख लेते हैं क्या होता है। ए नंबर में है, एक नंबर है मानववाद मनुष्य या मानव को संसार का केंद्र बिंदु मानता है, मतलब इसका सबसे बड़ा गुण है कि मानववाद मनुष्य या मानव को संसार क्या मानता है, केंद्र बिंदु मानता है। दूसरा है मानववाद लोकतंत्र के सिद्धांतों का पूर्ण समर्थन करता है, क्योंकि यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता अधिकार स्वतंत्रता अधिकार व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर समानता आदि का विशेष बल देता है, जो लोकतंत्र की आधारभूत सिद्धांत है। मतलब मानववाद है ना, लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसका पूर्ण समर्थन करता है, क्योंकि मानववाद है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरा ध्यान देता है कि व्यक्ति को हम बांध के नहीं रख सकते हैं। उसके व्यक्तित्व का विकास का समान अवसर देता है, मतलब सबको समान अवसर देता है अपने पर्सनालिटी के विकास के लिए। और और उसके बाद समानता, सबको एक समान नज़र के से देखता है, इसीलिए यह लोकतंत्र का समर्थन करता है। तीसरा है विश्व शांति का समर्थन मानववाद करता है, मतलब विश्व शांति कहने का मतलब कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, किसी में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानववाद वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में विश्वास रखता है। चौथा है मानववाद का दृष्टिकोण विस्तृत होना ही मानववाद का सबसे बड़ा गुण है, मतलब सॉरी मानव का दृष्टिकोण विस्तृत होना ही मानववाद का सबसे बड़ा गुण है। मतलब मानववाद में मानव को ही हम केंद्र बिंदु मानते हैं, इसीलिए इसमें सबसे बड़ा गुण क्या है कि सोचना। विस्तृत के मतलब उसका सोच बहुत बड़ा है मानव का, क्योंकि इसमें केवल अपने हित के बारे में न सोचकर संपूर्ण मानव के हित के बारे में सोचता है। इसमें जो मानव होता है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, इसमें संपूर्ण के बारे में सोचता है। और पांचवा क्या है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा को मानता है, मतलब बालक को सेंटर में रखकर बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, बालक को इसमें मुख्य रूप से शिक्षा में योगदान रहता है। आइए अब देखते हैं इसका सीमा या दोष क्या है। मानववाद व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक महत्व देता है, मानववाद व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। दूसरा है इसके अनुसार संसार का कोई नियामक सत्ता नहीं है, और जो संसार का कोई नियामक भगवान द्वारा नहीं बनाया गया है, इसे मनुष्य अपने खुद बनाया हुआ है। तीसरा है यह ईश्वर को नहीं मानता है, मतलब यह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आइए निष्कर्ष देखते हैं क्या है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि आज के हिंसा घृणा एवं आतंकवाद के वातावरण में मानववाद की बहुत जरूरी आवश्यकता है। मतलब आज का जो वर्तमान समय का जो समय है, बहुत ज़्यादा हिंसा है, बहुत ज़्यादा घृणा यहाँ पे है। मतलब प्रत्येक मानव एक दूसरे से घृणा करता है दम, मतलब यहाँ पर मानव की कोई कीमत ही नहीं है। मतलब 5,000 10,000 में मतलब किसी को मारने के लिए तैयार है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मानव एक दूसरे से घृणा हो गया है एवं आतंकवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो वही बोला जा रहा है कि आज के हिंसा घृणा एवं आतंकवाद के वातावरण में मानववाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनुष्य को संकुचित भावना से उठकर मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि मनुष्य को संकुचित भावना से उठकर मानव कल्याण के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति या रचना है और मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ एवं विवेकशील है। मतलब कहना है इसका कि मानव ईश्वर में की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और ये इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सभी जीवों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ में सबसे बड़ा है, और क्या है, विवेकशील है, मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धि इसी में है। जेल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है कि व्यक्ति केवल अपने लिए पैदा नहीं होता है, बल्कि अपने देश या समाज के लिए पैदा होता है। उनका कहना था कि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं होता है, वह अपने देश और समाज के लिए पैदा होता है। थैंक यू, आप पढ़िए, बहुत अच्छा है। इस बार एग्जाम में आने के पूरा चांस है बिहार यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, इसीलिए इसे अच्छा से पढ़िए और इसको कॉपी पर लिख के आप उसको लिखिएगा तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।